साथियों नमस्कार। रीट परीक्षा में एक बड़ी उलझन, पहली बार रीट पात्रता दे रहे परीक्षार्थियों के सामने रहती है। प्रश्न किस प्रकार के होंगे, किस टॉपिक में, लेवल कैसा है, पहली बार दे रहे हैं तो हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। संस्कृत पढ़े हुए भी बहुत वर्षों हो गए, उन सब का समाधान आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसमें आपको आरटेट 2011 से रीट पात्रता 2022 तक के प्रश्नों का संकलन मिलेगा। आज हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पाणिनीय शिक्षायाम वर्णानाम संख्या वर्तते। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या है। ये 2015 L2 भाषा सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। 63 या 64, 32 या 33, 40 या 50, 26 या 27। पाणिनीय शिक्षा में 3 प्रकार से वर्णों को बांटा गया है। स्वर, इनकी संख्या 21 या 22 है। स्वर के भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार हैं। दूसरा प्रकार है व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 33 है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्माण। और तीसरा प्रकार है अयोगवाह ध्वनियां, ऐसी ध्वनियां जो हमें उच्चारण में मदद करती है। इनकी संख्या है 9। इस प्रकार से इनका जोड़ लगाते हैं तो कुल संख्या आती है 64। 63 या 64, तो 63 की समस्या यह है, यदि री को हम दोनों प्रकार मानते हैं, ऋस्व और प्लुत, तो संख्या आएगी 64। और री को अकेला ऋस्व मानते हैं, प्लुत नहीं मानते, तो संख्या होगी 63। री को केवल प्लुत ही मानते हैं, ऋस्व नहीं मानते, तो संख्या होगी 63। इसलिए वहां संख्या है 63 या 64। पाणिनीय वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 है। री का इसमें अंतर है, ऋस्व और प्लुत दोनों मानेंगे तो 64 है, दोनों में से एक ही मानेंगे तो संख्या रहेगी 63। थोड़ा विस्तार से भी देख लेते हैं हम, रिवाइज भी हो जाएगा। पहली बार दे रहे हैं तो याद करने का भी प्रयास करेंगे। स्वरों की संख्या 21 या 22 है। ऋस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8 और प्लुत स्वर 9। स्वर के 3 प्रकार हैं, ऋस्व, दीर्घ, प्लुत, जिनमें 1 मात्रा का समय लगता है, ऋस्व स्वर है। 2 मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ स्वर है। 3 मात्रा का समय लगेगा, उनको कहा जाएगा प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर 5 ए, ई, उरी और लरी। दीर्घ स्वर 8 है, 4 आ के दीर्घ है, आ, बड़ी ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ए, ओ, ऐ, औ। प्लुत स्वर की संख्या है 9। 5 यहां से लिए गए हैं और 4 दीर्घ में से, कुल मिलाकर के संख्या हो गई 9। और प्रत्येक स्वर के बाद में संस्कृत भाषा में लिखा गया है 3, ये इसकी पहचान है। ए के बाद 3 है, ई के बाद 3 है, ऊ के बाद री और री, इनके बाद में 3 है। 4 दीर्घ में से लिए गए, ए के बाद 3 है, ओ के बाद में 3 है, ऐ के बाद में 3 है और औ के बाद में 3 है। कुल संख्या हो गई पहली बार 22। जब री को हमने ऋस्व भी माना और री को प्लुत भी माना तो संख्या आएगी 22। दोनों में से एक ही मानेंगे तो 22 में से 1 घटा देंगे, संख्या रहेगी अपने पास में 21। वर्णमाला का पहला प्रकार स्वर हो गया। वर्णमाला का दूसरा प्रकार है व्यंजनानी। व्यंजनों में 33, कुल व्यंजनों की संख्या है 33। इनमें से 25 स्पर्श वर्ण है, 4 अंतस्थ हैं और 4 ही ऊष्माण है। स्पर्श वर्ण 25 है। स्पर्श वर्णों में वर्गों की संख्या है 5। ये सब हमने पहले से पढ़ रखा है, केवल रिवाइज करना है, इनको दिमाग में सेट करना है। स्पर्श वर्ण जिनको बोलते समय मुख में जीभ किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, टच करती है, उनको स्पर्श कहा जाता है। इनकी कुल संख्या है 25 और 5 वर्ग है।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और प वर्ग। एक में 5, 5 गुणा 5 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। व्यंजनों में दूसरा प्रकार है अंतस्थ वर्णः या अंतस्थ व्यंजनानि। इनकी संख्या है 4। य, व, र और ल। इनका क्रम भी आप देखेंगे, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद में है ऊष्माण वर्णः या ऊष्माण व्यंजनानि। इनकी संख्या भी है 4। स और है। तालव्य, मूर्धन्य, दंते से और है। इस प्रकार से 25 और 4 29 और 4 33 व्यंजन हो गए। वर्णमाला का तीसरा प्रकार है अयोगवाह ध्वनियां। ऐसी ध्वनियां जो उच्चारण में हमें मदद करती हैं उनको अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। पाणिनीय शिक्षा में इनकी संख्या है 9। अनुस्वार ये भी हम पढ़ते हैं। इसके बाद में विसर्ग ये भी हम पढ़ते हैं। 2 हो गए, एक अनुस्वार, एक संख्या विसर्ग की। 2 संख्या अर्ध विसर्ग की मानी गई है, जिह्वामूलीय और उपदमानीय। इनकी संख्या मानी गई है 2। और अर्ध विसर्ग में कुल वर्णों की संख्या है 4, जबकि अर्ध विसर्ग के प्रकार है 2। कुल वर्णों की संख्या 4, जिह्वामूलीय और उपदमानीय। यदि विसर्ग के बाद में क अथवा विसर्ग के बाद में ख, इनमें से कोई एक वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिखेंगे। क होगा तो क लिख देंगे, ख होगा तो ख लिख देंगे। अब इन दोनों वर्णों को कहा जाता है जिह्वामूली। विसर्ग, विसर्ग के बाद में क होगा, विसर्ग के बाद में ख होगा, तो विसर्ग के स्थान पर आधा विसर्ग लिखा जाएगा और क लिख देंगे। ख होगा तो ख लिख देंगे। इन वर्णों को जिह्वामूलीय कहा जाता है। यही पैटर्न उपदमानीय में काम करता है। पहले विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में प हो या विसर्ग के बाद में ह हो, तो विसर्ग की जगह आधा विसर्ग लिखेंगे, प लिख देंगे। विसर्ग के बाद में फ होगा तो आधा विसर्ग लिख करके फ लिख देंगे। अब इन 2 वर्णों को कहा जाता है उपदमानी। अर्ध विसर्ग की संख्या, अर्ध विसर्ग में गिने जाने वाले वर्णों की संख्या है 4, जबकि प्रकार है 2। तो अयोगवाह ध्वनियों में हमने अनुस्वार 1, विसर्ग 1, अर्ध विसर्ग, आधा विसर्ग, इसके प्रकार है 2, 4 हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। यम, इनकी संख्या है 4। किसी भी वर्ग के 2 अक्षर क्रम से हो तो दूसरी बार लिखा हुआ अक्षर यम कहलाएगा। जैसे यहां पर 2 क है तो दूसरी बार लिखा क, यहां ख, यहां ग, यहां घ। इनकी संख्या है 4 और 1 है 2 स्पृष्ट। इस प्रकार से लिखा जाता है। इसकी संख्या है 1। अयोगवाह ध्वनियां, इनकी कुल संख्या हो गई 9। इस प्रकार वापस हम रिवाइज करेंगे तो पाणिनीय वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होगी 64। 64 में से री को ऋसु और प्लुत में से एक ही मानेंगे तो संख्या रहेगी 63। वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं। पहला हमने देखा स्वर है, 3 प्रकार, ऋसु, दीर्घ और प्लुत। वर्णमाला में दूसरा प्रकार हमने पढ़ा व्यंजन, 33 है। स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन, ऊष्माण वर्ण या ऊष्माण व्यंजन। और तीसरा प्रकार हमने पढ़ा अयोगवाह ध्वनियां, इनकी संख्या है 9। एक बार हम वर्णमाला को ठीक प्रकार से याद करेंगे, ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, फिर उससे संबंधित 7 से 8 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। आइए उनको भी हम देखते हैं। संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति, संस्कृत भाषा में स्वर है। यहाँ संख्या नहीं पूछी गई, हमसे पूछा जा रहा है कौन कौन से स्वर हैं। तो ए, ई, उ, री ये स्वर हैं और स्वर में से भी ऋसु स्वर के प्रकार हैं। ये वैरल, इनको अंतस्थ कहा जाता है, यणश्च अंतस्थः। ये क्रम भी हम ठीक प्रकार से याद रखें। स है, ये ऊष्माण है। यह, मैं, न, ये प्रत्येक वर्ग का 5वां है। यह 6 वर्ग में से 5वां है। तो मैं
प वर्ग का 5वां है, ण क वर्ग का 5वां है, तो न त वर्ग का 5वां है, वर्ग पंचम है। तो स्वर अपने पास में है, ए ई उ री, सरल प्रश्न है। रीट में जितने भी व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सरल है। एक बार वर्णमाला याद हो जाए उसके बाद कैसा भी प्रश्न आए हम उनके आसानी से उत्तर दे सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतःस्थः वर्णाः सन्ति, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? यणस्य अंतस्थः, ये विरल है, इनको अंतस्थ कहा जाता है, इनकी संख्या है 4। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ वर्णानाम क्रम है कह, अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है? ये 2012 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 2012 में जिस प्रश्न को पूछा गया अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है, उसी प्रश्न को 2022 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण कौन सा है। 10 साल बाद वो ही प्रश्न रिवाइज है, कुछ शब्द बदल करके। अंतस्थ वर्ण य, व, र और ल, ये संस्कृत भाषा का पाणिनि शिक्षा के अनुसार क्रम है, जबकि हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं य, र, ल और व, ये क्रम है। हमें हिंदी भाषा का याद रह जाता है तो वहां जाकर के कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में से सही कौन सा है। संस्कृत भाषा का भी लिखे, हिंदी भाषा का भी लिख ले, दोनों को लिख करके दोनों में अंतर स्पष्ट कर ले, उत्तर देने में हमें आसानी रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। ऊष्म वर्णानाम क्रम है कह, ऊष्म वर्णों का क्रम क्या है? सलस्य ऊष्माण है, सलस्य ऊष्माण है। जो संस्कृत माध्यम से पढ़ते हैं उनको याद है, हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो अभी वर्णमाला में पढ़ा। सबसे पहले तालव्य से है, उसके बाद मूर्धन्य से है, फिर दंते से है और फिर है, ये क्रम है। तालव्य से, मूर्धन्य, दंते और है, यही ऊष्माण वर्णों का क्रम है। गर्म वायु बाहर निकलती है इनको बोलने से, इसलिए कहा जाता है ऊष्म वर्ण। फिर आगे बढ़ते हैं। ऊष्म वर्ण है वर्तते, ऊष्म वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म वर्ण है? र है, प है या फिर क? तो है, ऊष्म वर्ण है। ये 2011 आरटेट में पूछा गया, इसी को बढ़ा करके 2015 रीट में पूछा जा रहा है। जो प्रश्न यहां शुरू किया गया ऊष्म वर्ण है, यहां एक अक्षर दिया गया, ऊष्म व्यंजनों में है दिया गया है, इसी को बढ़ा करके 2015 में पूछा गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्यायाः सन्ति, अष्टाध्यायी इस पाणिनीय ग्रंथ में अध्याय है, प्रश्न में ही इसका उत्तर है। अष्टाध्यायी को जब हम अलग करेंगे तो अष्ट अध्यायी होगा, 8 अध्याय है इसमें। अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या है 8। कुछ सामान्य विशेषताएं और हैं इसकी। अष्ट अध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, द्विगु समास का उदाहरण है। 8 अध्याय हैं। फिर एक शब्दावली बार बार इसमें काम में आती है, सपाद, सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी, इसको भी अलग करेंगे तो सपाद सप्त अध्यायी। अष्टाध्यायी में सपाद सप्त अध्यायी किसको कहा जाता है? तो सपाद का अर्थ है संस्कृत भाषा में है सवा, समय लेखन में भी ये काम में आएगा। सवा सप्त यानी 7 और अध्याय, अष्टाध्यायी के सवा 7 अध्यायों को सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। प्रारंभ के 7 अध्याय, प्रारंभ के 7 अध्याय हो गए और 8वें अध्याय का प्रथम पाद, 8वें अध्याय का प्रथम पाद, इन दोनों को मिलाकर के सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। फिर से आइए, अष्ट अध्यायी, इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में पाद की संख्या है 4। प्रत्येक अध्याय में
पाद की संख्या है 4, 4 पाद है। कुल मिलाकर के अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या है 8 गुणा 4, 8 अध्याय और पाद की संख्या है 32। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, एक अध्याय में 4 पाद है, तो 4 गुणा 8 32 पाद हो गए। अब हम फिर से समझेंगे सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी का अर्थ क्या है? 8 अध्याय में से शुरू के 4 अध्याय और 8वें अध्याय का प्रथम पाद, इनको मिलाकर के कहा जाता है सपाद सप्ताध्यायी। यदि हम और आगे बढ़े तो सपाद सप्ताध्यायी में कुल पाद की संख्या कितनी? तो 7 अध्याय है, एक में 4 पाद है, 28 पाद तो ये हो गए, और 8वें अध्याय का प्रथम पाद, कुल 29 पाद, इनको कहा जाता है सपाद सप्ताध्यायी। 32 में से 29 गए, शेष रहे 3 पादों को कहा जाता है त्रिपादी। ये दोनों शब्द बहुत बार काम में आते हैं, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी। त्रिपादी यानी शेष 3 पाद, 7 अध्याय के 28 पाद, 8वें अध्याय का प्रथम पाद, कुल 29 पाद, इनको कहा जाता है सपाद सप्ताध्यायी। शेष रहे 3 पाद, उन 3 पाद को कहा जाता है त्रिपादी। अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि है। इनको प्रथम वैयाकरणकार या प्रथम मुनि स्वीकार, प्रथम त्रिमुनि में व्याकरण के त्रिमुनि हैं, उनमें से प्रथम मुनि महर्षि पाणिनि को स्वीकार किया जाता है। और अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, इसलिए इनको सूत्रकार भी स्वीकार किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें से और भी प्रश्न यदि है तो हल करते हैं। महर्षि पाणिनि के लिए संसार के प्रसिद्ध विद्वानों ने कुछ सूक्तियां कही हैं, उनको भी हम देखते हैं। महर्षि महाभाष्य नाम के ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने लिखा है, सामर्थ्य योगात न ही किंचित अस्मिन् पश्यामि शास्त्रे यत् अनर्थकम स्यात्। इस शास्त्र में ऐसा कुछ भी मैं नहीं देखता हूं जो अनर्थक है, निरर्थक है। जयादित्य ने काशिकावृत्ति नाम के ग्रंथ में लिखा है, महते सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य। ब्लूमफील्ड अंग्रेज विद्वान है, इन्होंने भी लिखा है, पाणिनि की कृति मानव प्रतिभा की श्रेष्ठ रचना है। और फिर महर्षि पतंजलि ने लिखा है, दाक्षी पुत्र से पाणिनि है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। कात्यायन से कहा संति, कात्यायन के कौन है? निम्नलिखित में से कात्यायन के कौन है? महर्षि कात्यायन व त्रिमुनि में से द्वितीय मुनि है। व्याकरण के त्रिमुनि में महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि प्रसिद्ध हैं। द्वितीय नंबर के मुनि महर्षि कात्यायन को स्वीकार किया जाता है, और महर्षि कात्यायन के वार्तिक प्रसिद्ध हैं। सूत्र के लिए अभी हमने पढ़ा महर्षि पाणिनि प्रसिद्ध हैं, इनको सूत्रकार के रूप में याद किया जाता है। वार्तिककार के रूप में महर्षि कात्यायन को याद किया जाता है। कात्यायन का ही एक अन्य नाम वर रुचि भी है। वार्तिक क्या है? उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञः विचक्षणः। प्रथम चरण में ही इसका सारा अर्थ लिखा हुआ है। उक्त, अनुक्त या दुरुक्त, इन 3 कथनों की, इन 3 बातों की चर्चा जिस ग्रंथ में की गई है उसी को वार्तिक कहा जाता है। उक्त का अर्थ है कहा गया। जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कहा है उसकी चर्चा की जाए। अनुक्त नहीं कहा गया, जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नहीं कहा है उसकी चर्चा की जाए। और दुरुक्त का अर्थ है असमीचीन कथन। असमीचीन कथन जो उचित नहीं है उसकी चर्चा की जाए, उसी को वार्तिक कहा गया है। उक्त की, अनुक्त की और दुरुक्त की, कहे गए, नहीं कहे गए और असमीचीन कथन की चर्चा जिस ग्रंथ में की गई है उसी को वार्तिक कहा जाता है।
महर्षि पाणिनि से संबंधित प्रश्न हो गया, महर्षि कात्यायन से। फिर आगे बढ़ते हैं। महाभाष्यकार है कैस्थी, महाभाष्यकार कौन है? महर्षि पाणिनि सूत्रकार हैं, तो महर्षि कात्यायन वार्तिककार हैं, वार्तिक लिखे हैं इसलिए वार्तिककार हैं। शेष रहे महर्षि पतंजलि, इनको महाभाष्यकार स्वीकार किया जाता है। इन्होंने महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा है, इसलिए महाभाष्यकार स्वीकार किया जाता है। पाणिनि प्रथम मुनि है, कात्यायन द्वितीय मुनि है, महर्षि पतंजलि तृतीय मुनि है और व्याकरण के सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि स्वीकार किए जाते हैं। ये भी 2015 L2 भाषा द्वितीय में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, एक बार जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं, एक एक बार इनका सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं, तो प्रश्न सारे सरल ही आए हैं, आसानी से हम उनका उत्तर दे पाते हैं। खूब सारा पढ़ने के बाद में हम विगत परीक्षाओं के प्रश्न रिवाइज नहीं करते तो हमें समस्या होती है। कम पढ़ने के बाद भी यदि हम प्रत्येक विषय के विगत परीक्षाओं के प्रश्न रिवाइज कर लेते हैं, उनको हल कर लेते हैं, तो फिर कोई ज्यादा समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ता। भाष्य क्या है? सूत्रार्थ वर्ण्यते यत्र पदै सूत्रानुसारी भी सौ पदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। जहां सूत्र हो, सूत्र का अर्थ हो, उसका वर्णन किया जाए, सूत्र के अर्थ का वर्णन किया जाए और दोनों को जोड़ करके अपनी तरफ से कुछ पद लिखे जाए। सूत्र अर्थ दोनों के साथ में वार्तिककार ने अपनी ओर से कुछ पद लिखे हैं, कुछ समझाने के लिए बातें लिखी हैं, उन्हीं को कहा गया है भाष्य। त्रिमुनि के प्रश्न हो गए। ये कंप्लीट है अपनी वर्णमाला। संस्कृत सरला का ये तीसरा संस्करण है। इस तृतीय संस्करण में आरटेट 2011 से रीट भर्ती परीक्षा 2022 तक के प्रश्नों का संकलन है। टॉपिक वाइज सबको जमा रखा है और टॉपिक में भी सबका अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करके व्यवस्थित रूप से लिख करके उनके साथ में उनकी व्याख्या भी दी गई है। मित्रों, जब ये पुस्तक हम पढ़ेंगे तो विगत परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आए हैं वो प्रश्न अपने सामने स्पष्ट होंगे। उससे अपने तैयारी का हमें अंदाज लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी है, किन प्रश्नों को और ज्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से प्रश्न रिवाइज हैं, या फिर किस टॉपिक को की ओर हम ज्यादा ध्यान दें तो रीट एक बार में ही हम पास कर सके। क्योंकि संस्कृत भाषा में ये समस्या आती है, बहुत साल से हम संस्कृत भाषा को L1 L2 या भाषा प्रथम भाषा द्वितीय के रूप में लेकर के परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कम समय में कम पन्नों में ऐसा संकलन उपलब्ध नहीं हो पाता जिसको हम पढ़ करके विगत परीक्षाओं के प्रश्न भी हो, वर्तमान समय की चर्चा भी हो, उसमें व्याख्या भी हो। ऐसे संकलन बहुत कम है। ये एकमात्र ऐसा संकलन जहां विगत परीक्षाओं के प्रश्न व्याख्या सहित आपको उपलब्ध है। मात्र 107 पेज इसमें है। एक बार भी पढ़ करके यदि हम रीट परीक्षा में बैठते हैं तो आसानी से कोई सा भी लेवल L1 L2 भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय हो उसको भी हम पास कर पाएंगे। इसमें वो सब टॉपिक भी हैं जिनकी चर्चा अन्य पुस्तकों में नहीं है और हमारे सिलेबस में है। इसमें संख्या ज्ञान भी है, अब तक के प्रश्न है। इसमें समय लेखन भी है, अब तक के प्रश्न है। प्रश्न निर्माण भी है, अब तक के प्रश्न है। इसमें अशुद्धि संशोधन, इसमें भी अब तक के प्रश्न है। वाच्य परिवर्तन, इसमें भी अब तक के प्रश्न है। और संस्कृत अनुवाद, इसमें भी 2011 से 2022 तक के प्रश्न है। ये सब पढ़ने के बाद में एक निश्चित पैटर्न आपको पकड़ में आएगा कि इस पैटर्न के आधार पर बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 107 पेज लगभग 3 से 4 दिन में हम पढ़ लेते हैं। इतनी अच्छी तैयारी हमारी रहती है, इतनी सरल भाषा इसकी है
आपको किसी भी प्रकार की अन्य कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वस्तुनिष्ठ संग्रह 2011 से 2022 तक का तीसरा संस्करण है। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो तो आप इन नंबर पर दीजिएगा 9928946539। वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी हो, आपके साथियों के लिए उपयोगी हो तो आप उनके पास भी इसे भेज सकते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।